हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, प्रोफेशनल इनकम के साथ साथ अगर आपकी शेयर मार्केट से भी इनकम है तो ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है और ITR 3 फाइल करके आप अपनी प्रोफेशनल इनकम पर जो भी TDS डिडक्ट हुआ है उसका फुल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सेक्शन 44AD में ITR को फाइल करना है या फिर सेक्शन 44AD में फाइल करना है? तो इसके लिए आप अपना 26AS चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन से सेक्शन के अंदर आपका TDS डिडक्ट होता है। अगर आपका TDS 194J में डिडक्ट होता है तो आपकी प्रोफेशनल इनकम है और आप सेक्शन 44AD में अपनी ITR को फाइल करेंगे, जिसमें कि आप 50% प्रॉफिट दिखाकर ITR फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका TDS का सेक्शन 194H है या 194C है तो ये आपकी कमीशन ब्रोकरेज की इनकम है। इसके लिए आप सेक्शन 44AD में फाइल करेंगे। ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ITR फाइलिंग। ITR 3 पर आ जाते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखाना है तो उसके लिए भी हम शेड्यूल्स कैसे फिल करेंगे आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। मैं हूं CA श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे, incometax.gov.in। यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह से विंडो आ जाएगी। हमें सेलेक्ट करना है सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन मोड। कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल प्रोसीड, सेलेक्ट करेंगे ITR फॉर्म ITR 3। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखाने के लिए है और इंडिविजुअल्स और HUF इसे फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड किया, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं और आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा की है तो आप फर्स्ट पॉइंट पर टिक लगाएंगे, वरना आप लास्ट में अदर्स पर टिक लगाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ शेड्यूल्स हैं जो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं कि आप कौन कौन सी इनकम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इनकम पर आएंगे। यहाँ पर सैलरी भी है साथ में, तो सैलरी पर टिक लगा सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम के लिए टिक लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाना है तो कैपिटल गेन पर टिक लगा लेंगे। शेड्यूल 112A ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। इसके बाद अगर क्रिप्टो से इनकम दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल VDA है। शेड्यूल FSI इसको हम अनचेक कर देते हैं, ये हमें नहीं दिखाना है। इसके बाद बाकी कोई शेड्यूल्स यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर और जो भी कॉलम्स दिए गए हैं उसमें आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर इनकम के शेड्यूल्स को सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे, स्किप कर दिया, ओके। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन पर आ जाते हैं। फाइलिंग स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ITR 3 की डेट है 31 अगस्त। फाइलिंग सेक्शन 139(1) होगा क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट फाइलिंग कर रहे हैं। इसके बाद है डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर हम यस कर देंगे क्योंकि जो हमारी प्रोफेशनल इनकम है वो बिजनेस इनकम है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने पिछले किसी असेसमेंट ईयर में ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग की थी। अगर आपने पिछले साल में ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हाईलाइट हो जाएंगे। एक है असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर में आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग की थी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको देना है फॉर्म नंबर 10 IEA का एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर आपने पिछले साल भी न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट किया था तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आपसे करंट असेसमेंट ईयर के लिए पूछेगा कि क्या करंट असेसमेंट ईयर में मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 में आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर से यहाँ पर 2 कॉलम्स हाईलाइट होते हैं। एक है कि आपको अपना फॉर्म नंबर 10 IEA ये फाइल करना होगा, इसे वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर देना होगा आपको डेट ऑफ फाइलिंग और यहाँ पर देंगे आप फॉर्म नंबर 10 IEA का एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करनी है इस साल तो आप नो पर क्लिक कर देंगे और फिर आपको इस केस में फॉर्म नंबर
10 IEA को भरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे सेलेक्ट किया रेसिडेंट, यहाँ पर आ जाएगा यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। नेक्स्ट यहाँ पर हम नो कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे, डायरेक्टर नहीं है हम। अगर आप पार्टनर नहीं है किसी फर्म में तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने होल्ड नहीं किए हुए हैं, नो कर दिया। नेक्स्ट FPI है, यहाँ पर भी हमने नो कर दिया। इसके बाद आ जाता है ऑडिट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। अब क्योंकि हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं सेक्शन 44ADA के अंदर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट हमारे केस में नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद है वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AD 44ADA। यहाँ पर हम यस कर देंगे। हम सिर्फ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम यहाँ पर दिखा रहे हैं और दूसरी हमारी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है। और जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इनकम है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती है। इसके बाद है सिलेक्ट द टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स। यहाँ पर आपका टर्नओवर कितना है, प्लीज सेलेक्ट द टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको टोटल आपकी रिसीट्स कितनी है बिजनेस से वो सिलेक्शन करना है, तो अप टू 1 करोड़ पर हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है आर यू लायबल फॉर ऑडिट, यहाँ पे नो कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन दोज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AD 44ADA। अगर आप 44ADA की इनकम दिखा रहे हैं तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप FNO या इंट्राडे दिखा रहे होते तब फिर आपको यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करके बिजनेस इनकम को ऐड करना पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पर हम किसी भी एक बैंक को रिफंड के लिए सेलेक्ट कर लेंगे और कंफर्म करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन के बाद आता है बैलेंस शीट का पार्ट, ओके किया। अब बैलेंस शीट पे हमें यहाँ पर फुल बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ 6 नंबर पॉइंट पर आ जाएंगे, इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन्ड। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, अगर ये इंफॉर्मेशंस आपके पास हैं तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पर D पॉइंट में दिया हुआ है अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कैश बैलेंस जो भी आपका एस्टिमेटेड अमाउंट हो वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 20,000 कैश बैलेंस दे दिया, कंफर्म किया। बैलेंस शीट के बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। अब यहाँ पर हमें लेंथी वाला प्रॉफिट एंड लॉस फिलअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे फाइलिंग कर रहे हैं। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर प्रिजम्पटिव इनकम। इसमें हमें सेक्शन मिलेगा 44ADA जो कि प्रोफेशनल्स के लिए है। एडिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें हमारा बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, वो सब हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। तो नेम ऑफ बिजनेस में जो भी आपका बिजनेस का नाम है या प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का जो भी नाम है वो दे सकते हैं। कोई नाम नहीं है तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर है बिजनेस कोड, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेम दे देते हैं। बिजनेस कोड में यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह का प्रोफेशन करते हैं। मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल रिसर्च, अदर हेल्थ केयर सर्विसेज, डेंटल प्रैक्टिसेस। अगर आप CA हैं, लॉयर हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फैशन डिजाइनिंग है। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है कि इसमें से कौन सा आपको सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर हम बिजनेस कोड ले लेते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इसके बाद यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन दे देना है कि आप किस तरह का काम करते हैं। तो आप सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन हम यहाँ पर लिख देंगे, सेव कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन आपको ये देख लेना है कि आपके 26 AS में जो भी TDS डिडक्ट हो रहा है वो सेक्शन 194J में डिडक्ट हो रहा है, तभी आप सोशल मीडिया को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर जनरली सेक्शन 194J में TDS डिडक्ट नहीं होता है।
इसके बाद आपको अपनी ग्रॉस रिसीट्स बतानी है। आपको बैंक में जितना पैसा मिलता है वो देना है और कैश में जितना मिलता है वो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देनी होंगी। तो ऑनलाइन मोड से आपको जो भी मिलता है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 18 लाख की फिगर ले ली और कैश में हम जो भी हमें कैश में मिलता है वो हमने ले लिया 50,000। अब यहाँ पर आपको इनकम लेनी है कि इनकम आप कितनी दिखाएंगे, प्रिजम्पटिव इनकम, वो आपको एटलीस्ट यहाँ पर 50% लेनी है। 50% इनकम ले लेते हैं। हमने 12 लाख रुपए यहाँ पर दिखा दी और न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो ये पूरा आपका सेव हो जाएगा। जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा सेक्शन 194 जेबी में, वो पूरा आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको 50% प्रॉफिट लेना है या फिर जो आप एक्चुअली आपका अर्न हो रहा है वो जो भी इनमें से ज्यादा होगा वो प्रॉफिट आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 20 लाख से ऊपर का आपका टर्नओवर हो जाता है तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आप यहाँ पर अपनी इनकम 18 लाख हमने यहाँ पर दिखाया है, अगर आप यहाँ पर 20 लाख के ऊपर दिखा देते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आपने जीएसटी नंबर अपने आईटीआर में नहीं दिया है तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से अगर आप बिजनेस दिखा रहे हैं, सेक्शन 44 एडी में फाइल कर रहे हैं और 40 लाख से ऊपर का आपका टर्नओवर है तो उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। प्रोफेशनल इनकम ऐड कर देने के बाद अब आता है सैलरी का शेड्यूल। अगर आपकी सैलरी इनकम भी है तो आप शेड्यूल को ओपन करेंगे और कंफर्म करेंगे। जो भी सैलरी की इनकम है वो आपके 26 एएस और एआईएस से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं शेड्यूल बीपी पर। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट डिस्प्ले हो रहा है जो हमने अपना सेक्शन 44 एडी में दिखाया हुआ है, कंफर्म किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल आ जाता है शेड्यूल कैपिटल गेन, जिसमें कि हम अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की इनकम दिखाएंगे। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें 3rd नंबर पॉइंट पर आ जाएंगे फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अंडर सेक्शन 111A। क्लिक किया, ऐड अनदर, यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे 111A। अब यहाँ पर हमें लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितनी टोटल सेल वैल्यू है, यहाँ पर टोटल परचेज वैल्यू, और जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके ब्रोकर स्टेटमेंट में दिए होते हैं, वो आपको यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर ले लेने हैं। इसमें आप एसटीटी, जीएसटी या कोई भी टैक्सेस का अमाउंट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आप अपना डीमैट अकाउंट से ब्रोकर स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आपको सारी वैल्यूज मिल जाती हैं कि टोटल सेल वैल्यू कितनी है, टोटल परचेज वैल्यू कितनी है और आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। सेव कर देंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेव हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर आपको बी पॉइंट में मिलेगा। इसमें हम जाएंगे 4th नंबर पॉइंट पर, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A। यहाँ पर एडिट किया, व्यू शेड्यूल 112A, एड अनदर। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपने शेयर्स को परचेज कब किया था, आफ्टर 31 जनवरी 2018। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड फिगर्स देनी होती हैं। टोटल सेल कंसिडरेशन कितनी है, टोटल परचेज वैल्यू कितनी है और एक्सपेंडिचर आपको अपनी ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएगा। और इसमें भी आप जीएसटी या कोई भी टैक्सेस का अमाउंट या एसटीटी का अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेव कर देंगे। इसके बाद आपको एफ नंबर पॉइंट में जाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ITR 3 का। अब जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट आया है आपका, वो आपको यहाँ पर ब्रेकअप देना होगा। और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट आया है जिस पर कि 12.5% का टैक्स रेट लगता है, उसका ब्रेकअप आपको यहाँ पर क्वार्टर वाइज देना है। इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। अब हमने यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल इनकम भी दिखा दी और हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिखा दिया। नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल अदर सोर्सेज। यहाँ पर हम सिर्फ ओपन कंफर्म करेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज हैं जैसे कि डिविडेंड है या इंटरेस्ट ऑन एफडी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, वो सब यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है।
नेक्स्ट शेड्यूल साइला, शेड्यूल बाफला और शेड्यूल सीएफएल, ये तीनों शेड्यूल्स भी हमें ओपन कंफर्म करने हैं। शेड्यूल सीएफएल में अगर आपके कोई भी लास्ट ईयर के लॉसेस हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। उसके लिए आप अपना लास्ट ईयर का आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और जो भी लॉसेस आपने लास्ट ईयर दिखाए थे वो लॉसेस आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल आता है शेड्यूल एसआई। इस शेड्यूल को हम ओपन कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आपके टैक्सेस की कैलकुलेशन होती है जो भी आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम्स हैं। स्पेशल रेट वाली इनकम्स जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म जिस पर कि 20% लगता है, लॉन्ग टर्म जिस पर कि 12.5% का रेट है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल टीआई, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, बस ओपन कंफर्म करना है। टैक्सेस पेड, यहाँ पर आपको टीडीएस की वैल्यूज दिखेंगी जो आपके 26 AS से ऑटो पॉपुलेट होंगी। कोई एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपको ओपन कंफर्म करना है। नेक्स्ट शेड्यूल आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टैक्स बना है, रिफंड बन रहा है या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ रही है। अगर टैक्स लायबिलिटी है तो आपको टैक्सेस को पहले पे करना है, उसके बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। और अगर आपका रिफंड बन रहा है तो सीधे आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको आईटीआर का प्रीव्यू दिखाएगा और आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप आईटीआर को अपलोड करना चाहते हैं। आप आईटीआर अपलोड कर देंगे और उसे ई वेरीफाई कर लेंगे आधार ओटीपी से। कुछ ही दिनों में आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आईटीआर 3 को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 अभी रिसेंटली प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन आईटीआर 3 में थोड़ा टाइम लगता है। 3 से 4 महीने का आप वेट करिएगा आईटीआर 3 की प्रोसेसिंग के लिए। आईटीआर 3 को फाइल करने की ड्यू डेट 31 अगस्त है। जल्दी से जल्दी अपने आईटीआर को फाइल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आईटीआर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको रिवाइज करने पर कोई भी लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगती है। लेकिन अगर आपने फाइल ही नहीं किया और आप बाद में इसे फाइल करते हैं एज अ बिलेटेड आईटीआर तो उस पर आपको 5,000 रुपये की लेट फीस लग सकती है। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।